बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर तीन कंसेप्ट जो है वो मर्ज किए हुए हैं। तीन टॉपिक हैं, हेडा गैबलर एज अ फेमिनिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल प्ले और इब्सन्स फेमिनिज्म। ये तीन टॉपिक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेडा गैबलर जो है ये एक फेमिनिस्ट प्ले है। विक्टोरियन सोसाइटी जो थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। 19th सेंचुरी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन उसके अंदर उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर विमेंस कैसे एग्जिस्ट करती थी, विमेंस की क्या साइकोलॉजी थी उस टाइम पे, कैसा वो उनका एटीट्यूड था, आइदर वो फेमिनिस्टिक एटीट्यूड था या मैस्कुलाइन एटीट्यूड था, किस तरह का एटीट्यूड था, या मिक्सचर था, या फिर वो भी एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी के अंदर एज अ वीमेन अपना रोल प्ले कर रही थी, जो सोसाइटी ने उनको लॉज एंड ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्ट किए हुए थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली भी एक वीमेन की साइकी को देखेंगे और पर्टिकुलरली हेडा के कैरेक्टर से हम रिलेट करेंगे। हेडा के कैरेक्टर से हम इन पॉइंट्स को, फेमिनिज्म को भी और साइकोलॉजी को भी हेडा के कैरेक्टर से डिराइव करेंगे, राइट। फिर हम तीसरा पॉइंट जो इब्सन फेमिनिज्म, फिर हम इस प्ले को लिखने का पीछे जो एक फेमिनिज्म का कंसेप्ट है हेनरिक इब्सन का, ओवरऑल और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेनरिक इब्सन देखेंगे कि फेमिनिज्म उसके माइंड के अंदर क्या माइंडसेट था कि उसने ये प्ले लिखा, और कितना जो है ये क्या कहते हैं फेमिनिज्म का रोल है। देखते हैं कि इब्सन ने किस तरह से इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। Many writers in the history of English literature tried their best to defend the rights of women through their works. Hedda Gabler is one of those plays that promotes feminism through its main theme of women's liberation, due to which it is called a feminist play. बहुत सारे राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कोशिश की है डिफेंड करने की वीमेंस के राइट को थ्रू अपने वर्क्स, अपने ड्रामा, पोइट्री, नॉवल, प्रोज, जिस भी तरीके से उन्होंने लिखा, जो भी लिखा उसके थ्रू उन्होंने डिफेंड किया है वीमेंस के राइट्स को उस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी के अंदर। लेकिन हेडा गैबलर जो है वो एक ऐसा प्ले है जिसकी मेन थीम जो है उन्होंने उसके अंदर बाकी जो राइटर्स हैं उन्होंने उसका जिक्र किया, उनको मेंशन किया, लेकिन एज अ सेकेंडरी प्लेस। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि जो प्ले का नाम है वो भी एक फेमिनिस्टिक नेम है। सबसे पहला पॉइंट कि प्ले का जो टाइटल है वो भी एक विमेन के नाम पे है, इट मीन्स अ फेमिनिस्टिक टाइटल। तो उसने जो मेन थीम है अपने प्ले की वही रखी, विमेंस लिबरेशन। इस पूरे प्ले के अंदर हमें विमेंस की लिबरेशन की स्ट्रगल नज़र आती है। ठीक है, थिया है तो वो भी इसी के लिए स्ट्रगल कर रही है, और हेडा है तो वो भी इसी के लिए स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, और फिर एक डियाना जो हमने पढ़ी, डियाना जो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो भी देखा कि वो भी एक लिबरेशन का ही साइन है और वो इसी के लिए स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, 3 वीमेंस हमने ये देखी। उसके बाद हमने एक वीमेन देखी, आंट जूजो, बर्था और आंट रीना। ठीक है, ये थी उस सोसाइटी की रिस्पेक्टेड लेडीज जिनको सोसाइटी ऑन करती थी एज अ मेडल, राइट। क्योंकि जो सोसाइटी ने लॉज रिस्ट्रिक्ट किए हुए थे वो उनके ऊपर बिल्कुल रूल आउट करती थी, उनको फॉलो करती थी, तो वो रिस्पेक्टेड थी फॉर सोसाइटी। तो इसलिए इसके अंदर वीमेंस की लिबरेशन की बात हुई है डिफरेंट एस्पेक्ट से, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज, एवरी पॉइंट पे वो वीमेंस की लिबरेशन को एक सोसाइटी के अंदर, एक घर के अंदर, एवरी पॉइंट पे वो जो है वुमेंस की लिबरेशन की स्ट्रगल हमें नज़र आएगी। इसी वजह से इस प्ले को फेमिनिस्ट प्ले कहा जाता है। It also not be underestimated that on the one hand, if it encourages feminism, then on the other hand, it has also been regarded as a play of destruction. इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर एक पॉइंट पे जस्ट विमेंस की बात होती है, फेमिनिज्म की बात होती है, तो ये एक फेमिनिस्टिक प्ले है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये भी देखना है कि इस प्ले को एज अ प्ले ऑफ डिस्ट्रक्शन भी किया जाता है। तो ये राइटर ने दोनों जो इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि इसके बेनिफिट्स और इसके जो हार्म्स हैं वो राइटर ने हाईलाइट किए हैं कि जब विमेन ओरिएंटेड सोसाइटी हो जाती है तो फिर डिस्ट्रक्शन
कैसे होती है, क्योंकि वीमेंस जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेंस ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है, हास्टी होती हैं, लीडरशिप जो है उनके अंदर जो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और वो प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा जो उनका माइंड है वो मैनिपुलेशंस में, कॉन्स्पिरसीज में, बैक बाइटिंग्स में, ठीक है, और उनकी जो अनवाइंडिंग और अनलीडिंग डिज़ायर्स होती हैं उनके पीछे घूमता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी मर्द को सुपीरियर बनाया है, क्योंकि विमेन जो है फिज़िकली और साइकोलॉजिकली मेन से लेस है, ठीक है, नीचे है, थोड़ा सा डाउन है। तो इसके अंदर अगर अल्लाह ने ये कंसेप्ट रखा है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रिस्की इन अ वीमेन ओरिएंटेड सोसाइटी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझना होगा, और ना सिर्फ समझना होगा बल्कि इसको डिफेंड भी करना होगा, ठीक है। आप मर्दों के शाना बशाना चलें ज़रूर, लेकिन हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। एज अ मैं भी फेमिनिज्म की भी, अगर हम फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी जाते हैं हरीमा, तो मैं कभी भी डिफेंड नहीं करूँगी कि हम एज इक्वल टू मैंस होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूटीज़ मैन कर सकते हैं वो वीमेंस कभी भी नहीं कर सकती। तो अगर एक औरत को अपने हकूक़ सारे पता चल जाएं तो उसको फिर कोई किसी भी फेमिनिज्म की ज़रूरत रहती ही नहीं है। अगर वो एक बेस्ट वे में जो उसका टास्क है उसको परफॉर्म करती है तो बड़ा अच्छा रोल हर मुआशरा देता है। लेकिन जहाँ पे सोसाइटी जो है वो एक सफोकेटेड बन जाए तो फिर हैडा जैसी जो वीमेंस होती हैं वो रेज होती हैं, और दोनों पॉइंट से हम देखेंगे कि किस तरह से फेमिनिज्म इसके अंदर इनकरेज होती है। It is too noteworthy that Henrik Ibsen has represented a male-dominated society in this play, and many modern critics are of the opinion that Hedda Gabler's success lies on the main theme of male dominance. ठीक है, वो कहते हैं ये चीज़ नोटवर्दी है कि उसने बात फेमिनिज्म की है, लेकिन सोसाइटी जो इसने अपने प्ले के अंदर जो पोर्ट्रे की है, रिप्रेजेंट की है, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसके अंदर फेमिनिज्म को उसने पोर्ट्रे किया है। तो इस जो प्ले है हेडा गैबलर, इसकी सक्सेस की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ही मेल डोमिनेंस है, ठीक है। मीनिंग देयर बाय दैट हेडा गैबलर हैज मोर थीम्स रिलेटेड टू मेल डोमिनेशन देन टू फेमिनिज्म, देयरफॉर द प्ले इज अंडर ऑब्जेक्शन इन द कैटेगरी ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा थीम्स हमें सोसाइटी की और दूसरी चीज़ें नज़र आएंगी वो मेल डोमिनेटेड थीम्स हैं, लेकिन उन मेल डोमिनेटेड थीम्स के अंदर फेमिनिज्म जो है एक फीमेल की जो साइकी है वो किस तरह से स्ट्रगल करती है, किस तरह से इंटरवर्ट करती है, ठीक है, ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा करती है कि किस तरह से ये फेमिनिस्टिक लिटरेचर है। और इसके ऊपर बड़े ऑब्जेक्शंस भी हैं, ये अंडर ऑब्जेक्शन है स्टिल कि कौन सी कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाए, आइदर ये फेमिनिस्टिक प्ले है या फिर ये मैस्कुलिन लिटरेचर है, ठीक है। उसके बाद ये तो एक बहस होगी ना। हेडा गैबलर इज नॉट ओनली द प्ले इन विच इब्सन प्रैक्टिसाइज्ड फेमिनिज्म। सिर्फ यही एक प्ले नहीं जिसमें इब्सन ने प्रैक्टिसाइज किया फेमिनिज्म को। इन मैनी ऑफ हिज प्लेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही हैज़ रिप्रेजेंटेड हिज थीम। हाउएवर Hedda Gabler has gained fame just because of its major character Hedda, who suffers because of her ambitions in male-dominated society. बहुत सारे उसने अपने वर्क्स लिखे हैं जिसमें उसने जो है फेमिनिज्म की डायरेक्टली इनडायरेक्टली थीम को रिप्रेजेंट किया। लेकिन हेडा गैबलर एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर जिसकी सारी फेम है वो इस वजह से मिलती है कि उसका कैरेक्टर जो होता है फीमेल कैरेक्टर, फेमिनिस्टिक पॉइंट जो इसका है, हेडा है, जो कि अपनी एम्बिशंस की वजह से और उसके जो एक्सेसिव एम्बिशंस हैं उनकी वजह से एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर किस तरह से सफ़र करती है। शी कैन नॉट मेक हर फ्यूचर, ना तो वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती है विद हर हस्बैंड, हैंस फोर्थ इसके अलावा ही हैज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव द वर्ल्ड, रिजल्टेंटली शी कमिट सुसाइड। उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एक्सेसिव डिज़ायर्स के साथ ना तो वो अपने हस्बैंड के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाती है, ठीक है, ना ही वो जो है कुछ उसको कोई अलाउड था कि वो किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो उसके पास एक ही रास्ता था, वो क्या था कि वो सुइसाइड कर ले, इस दुनिया को ही छोड़ जाए। तो उसने वही किया, शी कमिट सुसाइड, ठीक है। ये देखें, अब देखें उसका हास्टी डिसीजन ये है। टेस्टमैन भी तो है जिसने इतनी स्ट्रगल और उसने भी एक साइकोलॉजिकल वॉर फेस की है हेडा के साथ मैरिज करने के बाद,
ठीक है, उसको कौन सा हैडा ने कोई बहुत ज़्यादा जो है हैप्पीनेस दी है, उसकी हर हर बात को अंडररेट किया है, डीग्रेड किया है, उसकी फैमिली को डीग्रेड किया है, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो देखें सेकंड एक्ट में या शायद फर्स्ट एक्ट में वो कहता है कि अभी पियानो लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी प्रोफेसरशिप जो है वो रिस्क पे है, लगती है या नहीं। तो वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो फिर वो गुस्से में अंदर चली जाती है कि देखें अगर मेरे ये नहीं है तो मैं अम्यूज़ अपने आप को अम्यूज़ करती है उन गन्स के साथ। तो इसका मतलब है कि टेस्टमैन को भी उसने कोई एज सच जो हैप्पीनेस है, जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल एंड माइंड एंड फिजिक कुछ भी नहीं दिया। फिर भी है जो टेस्टमैन है वो स्टेड फास्ट रहता है, क्योंकि वो एक मेल है, ठीक है, मर्द है, उसके अंदर जो बियरेंस है, जो बियरेंस लेवल है, एक्सेप्टेंस लेवल है वो ज़्यादा है। तो वो कोई सुइसाइड नहीं करता, बल्कि एक वो कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव काम में लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना कन्फ्लिक्ट है, दूसरा पॉइंट रेज करता है कि फेमिनिज्म और मेल डोमिनेंस के अंदर क्या फ़र्क है। इब्सन वाज ऑफ द व्यू दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन वीमेन वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन एनी हाउस होल्ड एक्टिविटी एक्सेप्ट मैरिज एंड मदरहुड। इब्सन का ये व्यू है, और ये व्यू उसका बिल्कुल सच है, कि विक्टोरियन एंड 19 सोसाइटी के अंदर वीमेंस अलाउड नहीं होती थी कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और मैरिज और मदरहुड के अलावा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। हेडा गैबलर कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड किल्स हर सेल्फ एंड फॉर दिस पर्पज़। हेडा गैबलर जो है वो इस कंसेप्ट को, इस फैक्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती एंड अपने आप को वो मार लेती है इसी पर्पस के लिए, क्योंकि वो कभी भी ओबीडियंस नहीं हो सकती थी सोसाइटी की। शी यूजेस जनरल गैबलर्स पिस्टल विच सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट द वेपन्स ऑफ अ मैन। अब जो हेडा गैबलर वेपन्स यूज़ करती है, पियानो, वेपन्स, पिस्टल्स, पोर्ट्रेट वगैरह, क्या है, किससे रिलेटेड होते हैं? मोस्टली ये मेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, एक फेमिनिस्टिक प्ले के अंदर ये सारी चीज़ें हमें किसी मर्द के पास चीज़ें नज़र नहीं आती। इवन लॉबर्ग को अगर देती भी है तो हेडा ही हैंड ओवर करती है पिस्टल। तो ये एक फेमिनिस्टिक पॉइंट यहाँ पे भी रेज हो रहा है कि जो जनरल गैब्रियल की पिस्टल्स हैं सिंबॉलिकली वो वेपन्स हैं मैन के, वो यूज़ करती है खुद को किल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हेडा ने सुइसाइड की है तो वो ड्यू टू मेंस की है। ठीक है, सोसाइटी और मेंस की वजह से की है। एज अ रिजल्ट समहाउ, इसके रिजल्ट के तौर पे हम एज अ समहाउ वी कैन से दैट प्ले हेडा गैबलर इज अ फेमिनिस्ट प्ले एज इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि हेडा गैबलर जो है ये एक फेमिनिस्ट प्ले है, क्योंकि इसके अंदर वीमेंस की सोसाइटी के अंदर वीमेंस की जो राइट्स है उसकी बात हुई है। ठीक है, अगर हेडा स्ट्रगल करती है, रिबेल करती है सोसाइटी, तो किस लिए? वीमेंस की राइट्स के लिए ही करती है ना। वीमेन थी तो वो अपने राइट के लिए। तो हेडा गैबलर एक इमेंसिपेटेड वीमेन है जो कि पूरी विक्टोरियन एरा की और जो आज की भी वीमेंस है उनको रिप्रेजेंट कर रही है, कि जब एक गर्ल को, एक वीमेन को सफोकेट किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है, उसको दबाया जाता है किस चीज़ के लिए, उसको फोर्स किया जाता है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। अब अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें, साथ साथ इसके फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी चलेगा, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ हेडा कौन कौन सी थी फेमिनिस्टिक प्ले में और साइकोलॉजिकल में। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट हेडा फेसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ. Justified Hedda, mere victim of circumstances, would never be poetic justice because it is crystal clear for the script of drama that she herself brings her downfall. वो कहते हैं हम ये जो है ना पोइटिक जस्टिस बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो जस्ट हालात का ही शिकार हुई, यानी कि इस ड्रामा के अंदर उसकी अगर बात की जाए तो हम नहीं कह सकते कि जो हेडा थी वो जस्ट मियर विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टांसेस थी। नो, बल्कि ये एक पोइटिक जस्टिस है कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। जो पोइटिक जस्टिस बेसिकली लिटरेचर के अंदर ना ये है कि अगर आप जो अच्छा होता है ना उसको रिवार्ड दिया जाता है एंड पे, और जो बुरा होता है उसको पनिश किया जाता है, ये होता है पोइटिक जस्टिस। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है कि जस्ट इस पूरे ड्रामा के अंदर, स्क्रिप्ट ऑफ ड्रामा जो था उसके अंदर वो अपना डाउनफॉल खुद लेके आती है। ठीक है, दूसरों के लिए जो वो सोचती है, उसने जो लवबर्ग के लिए सोचा, उसने जो थिया के लिए सोचा, वही उसको फेस करना पड़ गया। Nonetheless, it is required to be criticized whether she was being deprived of women's right or not, through which it can be proved that Hedda Gabler is a feminist play. यहाँ पे जो है ये एक सी और हासिल बहस है कि इसके अंदर बताया जाए कि आइदर, देखिए वो अपनी हर एक मर्जी कर रही थी, तो कहते हैं दो पॉइंट्स हैं कि एक तो वीमेंस को डिप्राइव कर दिया गया था, क्या ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है इस सूरत हाल में जब हेडा हर चीज़ में अपनी मर्जी कर रही थी। ठीक है,
वो जितने भी उसके एज अ वीमेन राइट्स थे वो उनको यूज़ कर रही थी और कॉन्स्पायरेसी कर रही थी। और लेकिन ये है कि वो इनसाइडली और इनडायरेक्टली यूज़ नहीं कर रही थी। डायरेक्टली अगर यूज़ करती तो सोसाइटी उसको वैसे ही अब्यूज़ कर देती। तो इस कैटेगरी के अंदर की कि अब बेशक उस सोसाइटी के अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हैडा इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है तो इसका मतलब यही है ना कि ये एक फेमिनिस्टिक प्ले है। जॉर्ज टसमैन, द हस्बैंड ऑफ हैडा एंड हर एक्स लवर आइलेट लवबर्ग ट्राई टू सिक्योर देयर पोजीशंस फॉर विच दे डू एफर्ट्स। अब वो दोनों जो हैं वो एफर्ट्स करते हैं अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, हैडा जो टेस्टमैन होता है वो प्रोफेसरशिप के लिए एफर्ट्स करता है, और जो लवबर्ग होता है वो एज अ ऑथर सोसाइटी के अंदर एज अ रिफॉर्म्ड सिनर जब रिफॉर्म्ड होके आता है तो वो सोसाइटी के अंदर अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए एफर्ट करता है। इट मीन्स दैट दे बोथ कम्पीट विद ईच अदर प्रोफेशनली। दोनों आपस में कम्पीट करते हैं, यानी कि उनके अंदर एक मुकाबला था प्रोफेशनली एज अ ऑथर, क्योंकि वो भी एक ऑथर बनना चाहता था, बन ना सका, प्रोफेसर बनना चाहता था, बन ना सका। उधर से आइलेट लवबर्ग जिसको प्रोफेसरशिप भी ऑफर हुई और वो एक ऑथर भी बन गया। हेडा इज नॉट इंटरेस्टेड इन देयर पोजीशंस नॉर डज शी सपोर्ट एनी ऑफ देम। तो वो उन दोनों की पोजीशन में कभी भी इंटरेस्टेड, क्योंकि वो दोनों ही उससे रिलेटेड थे, उसने कभी भी उनको सपोर्ट किया ना ही कोई इंटरेस्ट लिया। नीदर ना ही इज शी इंटरेस्टेड इन हर हस्बैंड्स सक्सेस नोर हैज शी एनी इंटरेस्ट इन व्हाट आइलेट लवबर्ग राइट्स। ना तो उसने कभी ये इंटरेस्ट लिया कि उसके हस्बैंड जो है सक्सेस होता है या फेल होता है, कभी उसने ना ही इसने ये देखा कि आइलेट लवबर्ग ने जो बुक लिखी है उसमें क्या लिखा है। शी ओनली कम्पीट्स विद थिया एंड दैट टू नॉट प्रोफेशनली बट ग्रीडीली। अगर वो किस चीज़ में कम्पीट भी करती है, उसकी साइकोलॉजी ये थी कम्पीट भी करती है तो वो थिया को करती है, वो भी प्रोफेशनली नहीं बल्कि ग्रीडीली, क्योंकि वो बियर अप ही नहीं कर सकती कि जो चीज़ थिया के पास है उसके पास क्यों नहीं है। आइलेट लवबर्ग और आइलेट लवबर्ग के ऊपर पार। शी वांट्स टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ अफोर मैंशनड टू मेजर कैरेक्टर्स बाय हुक और बाय क्रूक। वो जो थिया लवबर्ग जो है उनके माइंड्स के ऊपर जो है वो अफोर मैंशन जो पहले मेंशन किए गए हैं उनमें जो उन टू मेजर कैरेक्टर बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से वो उनके ऊपर कंट्रोल चाहती थी। यही इसकी कंपटीशन थी। इट सीम्स दैट शी हैज़ नो अदर प्रोजेक्ट। इसके अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं था। इफ़ सिक्योरिटी वाज एन इशू फॉर हिम देन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्ले दैट शी वाज सक्सेसफुली मैरिड टू जॉर्ज टसमैन एंड सिक्योरिटी रिमेन्ड नो मोर इशू फॉर हर। वो कहते हैं अगर इस बारे में हम देखें कि उसको वो सिक्योरिटी के लिए करती थी, सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी के लिए, तो वो ये चीज़ तो हम बिल्कुल डल कर देते हैं, क्योंकि जब उसकी टसमैन के साथ मैरिज हुई तो सिक्योरिटी का कोई इशू बाकी रहता ही नहीं है, क्योंकि जो एक मैरिड वीमेन होती थी उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी एक सोसाइटी के अंदर। इवन देन इसके अलावा शी वांटेड टू रूइन पीपल वाइल कंफ्यूजिंग देयर माइंड्स। वो पीपल्स को ना रूइन करना चाहती थी, तबाह करना चाहती थी, वाइल कंफ्यूजिंग देयर माइंड, उनके वो थ्रू माइंड। मैंने कहा ना प्रैक्टिकली नहीं, उसकी जो सारी गेम थी ना साइकोलॉजी की गेम थी। ठीक है, साइकोलॉजी की माइंड्स की गेम थी, और माइंड्स के थ्रू ही वो माइंड्स को ही वो कंट्रोल करना चाहती थी, अपने माइंड्स के थ्रू वो लोगों से खेलती थी, और सारा काम जो है वो माइंड्स के थ्रू ही होता था। हैडा गैबलर एज अ फेमिनिस्ट प्ले और इब्सन द फेमिनिज्म, इस पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि इफ द सोसाइटी प्रेजेंटेड इन द प्ले इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी देन व्हाई द नेम ऑफ द प्ले इज हैडा गैबलर इंस्टेड ऑफ हैडा टेस्टमैन। पहला पॉइंट जो ये होता है कि अगर कहते हैं कि इस जो प्ले है इसके अंदर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हैडा गैबलर का जो नेम है हैडा टेस्टमैन के बजाय हैडा गैबलर ही क्यों है। जब उसकी मैरिज हो गई थी तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी लॉज अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के हवाले से तो उसका नाम उसके हस्बैंड के नाम के साथ हैडा टेस्टमैन होना चाहिए था, लेकिन हैडा गैबलर है। इट मीन्स पैटर्नल लव, और जो फेमिनिज्म की एक आप कहते हैं ना एक जो थ्रेट है वो अभी भी स्टिक था, स्किट नहीं हो रहा था। वी नो दैट प्ले डज नॉट स्टार्ट विद लव रिलेशनशिप बिटवीन हैडा एंड जॉर्ज टेस्टमैन। हम ये भी जानते हैं कि कोई ऐसा रिलेशनशिप था ही नहीं जब प्ले स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स व्हेन दे लिव ऑलरेडी बिकम अ कपल। उनकी मैरिज का सीन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता, बल्कि वो हनीमून से वापस आ चुके होते हैं, तो उस टाइम का सीन हमें दिखाया जाता है जब वो ऑलरेडी कपल बन गए होते हैं। दे हैव ऑलरेडी मैरिड ईच अदर इवन बिफोर द प्ले स्टार्ट्स। The question arises in the mind, why did not Henry Gibson change the name of the play Hedda Tasman? तो ये है कि ये नहीं है कि उनकी शादी बाद में हुई, बीच में दिखाई जा रही है तो इसलिए उनका नाम चेंज नहीं हुआ, बल्कि पॉइंट ये है कि वो एज अ कपल रह रहे थे, उनकी मैरिज हो चुकी थी, फिर भी हेनरी गिब्सन ने नाम चेंज क्यों नहीं किया हैडा गैबलर टू हैडा टेस्टमैन? इट इज़ बिकॉज हेनरी गिब्सन वांटेड टू पोर्ट्रे द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वीमेन ऑफ दैट एरा। ठीक है,
ये शो करना था कि उस टाइम की जो हेनरी गिब्सन था वो ये पोर्ट्रे करना चाहता था डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वीमेन ऑफ दैट एरा, राइट। जॉर्ज टेस्मैन इज नाउन एज अ प्रोफेसर हु वुड बी प्रोफेसर, वो प्रोफेसर के तौर पर जाना जाता था, जो कि प्रोफेसर बनने वाला था, अभी प्रोफेसर बना नहीं था, ठीक है। वो क्या कहते हैं, एंड आइलेट लाउबर्ग इज अ राइटर, व्हाट इज हैडाज आइडेंटिटी। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी नज़र आ रही है। जॉर्ज टेस्मैन जो था एक वो टू बी प्रोफेसर था, उसने पीएचडी की थी, डॉक्टरेट की थी, तो वो डॉक्टर भी था। आइलेट लाउबर्ग एज अ राइटर था। जज ब्रैक को अगर हम देखते हैं तो वो एक जज था। व्हाट इज हैडाज आइडेंटिटी, हैडा की आइडेंटिटी क्यों थी, क्या थी उसकी अपनी आइडेंटिटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। अब ये एक वीमेन का इमेज दिखाया जा रहा है, जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ये दिखाया जा रहा था क्या रोल, क्या मतलब उसकी एक औरत की उस सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटी ही क्या थी। शी इज़ नथिंग इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट हर। अगर हम सिर्फ हेडा की बात करते तो उसके पास अपना कुछ भी नहीं था। बिफोर मैरिज जो है वो जितनी भी चीज़ें थी उसके फादर से रिलेटेड थी, और आफ्टर मैरिज जो थी वो सारी टेस्टमैन से रिलेटेड थी। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी, अपना कोई नाम तो था ही नहीं। शी इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से तो वो टेस्टमैन से मैरिज करती है, और बिफोर मैरिज वो अपने फादर की फाइनेंशियलिज्म पे रहती होती है, तो उसकी वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती रही हमेशा, अपनी वो इंडिपेंडेंट थी ही नहीं। इफ़ समवन इंक्लूडिंग जज ब्रैक नाउज हर देन इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हर फादर्स फेम। अगर कोई उसको जानता था तो जैसे जज ब्रैक है या कोई और, तो सिर्फ किस वजह से, उसके फादर की फेम की वजह से कि वो है जनरल गैबलर्स डॉटर। आंट जूजो और आंट रीना जो हैं, वो मैंने जो आपको नोट्स शेयर किए थे उसमें मैंने लिखा, वो कहती तुमने देखा नहीं है कि वो हैडा गैबलर द जनरल गैबलर्स डॉटर, उसको फेम मिलती थी, उसकी आइडेंटिटी उसके फादर के नेम से थी। शी इज़ द डॉटर ऑफ जनरल गैबलर, अपार्ट फ्रॉम दिस शी हैज़ नो अदर रिकग्निशन। तो ये फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेशक हैडा गैबलर उसका नाम रखा गया, तो गैबलर का नाम क्यों आया, क्योंकि जनरल गैबलर की बेटी थी ना। हैडा की अपनी कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं, और यही एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, क्योंकि अगर प्रोफेशनली वो एक्टिव होती, किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती, कुछ वो प्रोडक्टिव काम करती, तो शी वुड बी समथिंग, राइट। लेकिन उस सोसाइटी ने उसको अलाउ नहीं किया, तो वो कुछ भी नहीं थी। तो ये एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद हार्डली फेमिनिस्ट लिटरेचर देखते हैं कि हैडा गैबलर फेमिनिस्ट लिटरेचर के अंदर किस तरह से हार्डली एनी फीमेल कैरेक्टर इन द प्लेस इंडिपेंडेंट। जितने भी कैरेक्टर आंट जूजो, आंट रीना, थिया, डियाना, हैडा गैबलर, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था। हैडा डियाना प्रोस्टिट्यूट थी, दूसरों पे डिपेंड करती थी। आंट जूजो एंड रीना वो बेचारी जॉबलेस थी, दूसरों पे ही डिपेंड करती थी। हैडा दूसरों पे डिपेंड करती थी, थिया दूसरों पे डिपेंड करती थी। उसने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए किससे शादी की, एक ऐसे मेयर से शादी की जिसके पास उसके लिए टाइम ही नहीं होता था। एवरीवन हैज़ टू लुक फॉर मैन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर औरत वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मर्दों की तरफ देख रही थी। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द प्ले दैट विदाउट मैन नो वीमेन कैन सर्वाइव, नॉट इवन हैडा गैबलर। हैडा गैबलर जो आपको एक मैस्कुलाइन मिक्सचर ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टर था ना, वो भी मैन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर कर सकती होती तो वो कभी भी टेस्टमैन से मैरिज ना करती। तो इस जो ये बड़ा मज़े का पॉइंट है कि इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द प्ले, इसको हाईलाइट करें दैट विदाउट मैन नो वुमेन कैन सर्वाइव, नॉट इवन हैडा गैबलर। यहाँ पे मैं एक बात हमेशा कहती होती हूँ अपनी फ्रेंड्स के बीच में भी, या कहीं अगर बात हो रही होती है इस तरह से, हम कहती हूँ कि मर्दों के इस माशरे में मर्दों से ही बचने के लिए एक मर्द को ज़रूरत है, एक मर्द की ज़रूरत है एक औरत को, ठीक है। मर्दों के इस माशरे में मर्दों से बचने के लिए एक मर्द की, वो बाप, भाई, बेटा, हस्बैंड, किसी भी सूरत में हो सकता है। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर, 19 सोसाइटी के अंदर, क्लासिकल किसी भी टाइम में आप चले जाएं, कभी भी एक विमेन जो है वो अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती। अकेले सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी ना किसी मर्द का जो उसको सहारा है वो चाहिए। इट इज़ आल्सो एविडेंट दैट मैरिज इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम। अब अगर किसी मर्द का सहारा चाहिए, फिर अगर मैं एक जनरल बात करूं, अगर वो हेडा है, 19 सोसाइटी की कोई औरत है, वीमेन है, या आज 21st सेंचुरी की 2023 के अंदर, 2 के अंदर, 1 के अंदर, 20 के अंदर, 19, 18, पीछे कितना भी चला जाए, उसके अंदर भी हमें जो है विदाउट मैरिज वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी इन रिस्पेक्टेड मैनर्स, ठीक है। ये एक बिटर कह लें या फिर एक हार्श रियलिटी कह लें, ये है हमारी सोसाइटी की कि विदाउट मैरिज वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर शी मैरिज, हैडा वाज इन हर 30s, वो 30 साल की हो गई थी, और 30 साल की एज से जब देखें, कहते हैं ना मर्द अगर 24 का हो ना
तो वो 14 साल का आप कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर औरत जो है वो 21 साल की भी है ना तो उसको 31 साल की माना जाता है। ये हमारी सोसाइटी का एक फैक्ट है। 30s में गई तो इसका मतलब मैं 40s में थी, और लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि मैरिड नहीं हुई, कैसे करेगी, कैसे रहेगी, डिफरेंट चीज़ें। और ऊपर से बात ये थी उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। Therefore, she strongly was in need of a life partner. It is therefore she marries George Tasman. The same in the case with Thea. जो हेडा के साथ हुआ सेम वे थिया के साथ हुआ। शी इज इन लव विद आइलेट लवबर्ग नॉट बिकॉज शी रियली लाइक्स हिम बट बिकॉज शी नीड्स हिम। थिया जो है वो लव करती थी हेडा आइलेट लवबर्ग से। उसकी मेन रीज़न ये नहीं थी कि वो उसको बिल्कुल लाइक करती थी रियली, बिकॉज शी नीड्स अबाउट हिम। उसको अपनी बोरियत दूर करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए एक चाहिए था कोई इंसान। हेनरी गिब्सन हैज़ प्रेजेंटेड अ सोसाइटी वेयर वीमेन मस्ट हैव अ लाइफ पार्टनर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, फेलिंग विच इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू दैम टू लिव। अगर वो लाइफ पार्टनर नहीं वो है एक्सेप्ट करते हैं या उनको नहीं मिलता तो बहुत डिफ़िकल्ट था उस सोसाइटी के अंदर या फिर आज की सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करना। अपनी सोसाइटी के अंदर से आप कितनी भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको उठा के देखें, ठीक है, अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें, आपको ऐसी ही कहानी नज़र आएगी जिस तरह की इस प्ले के अंदर हमें नज़र आ रही है कि विद आउट मैन वी कैन नॉट सर्वाइव रिस्पेक्टिवली, राइट। इट इज़ आल्सो मैटर ऑफ फैक्ट दैट वीमेन ऑफ दैट एरा, और मैं ये जब पढ़ती हूँ तो मैं कभी भी नहीं कहती कि उस एरा की वीमेन, इवन आज का जो एरा है ना इसकी भी, इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ फैक्ट दैट वीमेन ऑफ एनी एरा डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। लेकिन आज की जो वीमेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हम कन्वेंशंस की बात करते हैं, ठीक है, या एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो एज यूजुअल करेंगे। लेकिन आज की वीमेन जो मॉडर्न दौर है, वीमेंस को बहुत ज़्यादा लिबरेशन मिल चुकी है। वी आर एजुकेटेड, वी आर इन्वॉल्व इन अ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वीमेंस के लिए। इवन अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको ऐसी फील्ड कोई भी नज़र नहीं आएगी जहाँ पे विमेंस ना हो, ठीक है। विमेन 50% या 60% आपको विमेंस नज़र आएंगी हर काम में। आप मिलिट्री में चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, मेडिसिन में चले जाएं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, साइकोलॉजी में चले जाएं, आप फाइनेंस में चले जाएं, किसी भी फील्ड में आप चली जाएं, ठीक है, टीचिंग में चले जाएं, आपको विमेंस हर जगह पे मिलेंगी और एक्सेसिव मिलेंगी, ठीक है। तो इस फैक्ट को अभी जो आजकल की विमेन है और उसमें और 19th सेंचुरी की विमेन के अंदर अगर हम क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस की बात करें तो फ़र्क है, ठीक है। लेकिन अगर वही एक रिस्पेक्टिव रूल्स जो हैं और कन्वेंशंस जो हैं और सोसाइटी की विमेंस के लिए जो एक आइडियोलॉजी है और जो कंसेप्ट है ना हलीमा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे जो सोसाइटी है वो कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन मैटर्स वट दे दैट वाज रिलेटेड टू आउटडोर एक्टिविटीज़। उस टाइम की विमेंस का एक फेमिनिस्टिक पॉइंट जो प्ले के अंदर है जिसको रेस करना चाह रहा है हेनरी गिब्सन, वो ये भी था कि उस टाइम की जो विमेंस थी उनको अलाउड नहीं था कि अगर वो ना तो वो प्रोफेशनली जा सकती हैं बाहर, तो घर से बाहर भी जितनी एक्टिविटीज़ होती थी अगर घर में उनके बारे में कोई बात होती तो वो उनके ऊपर स्पीक नहीं कर सकती थी। मोस्टली मेंस का ये कंसेप्ट था कि वो उनको नज़र तो आए लेकिन उनकी ज़ुबान वो बोलती भी नज़र ना आए, अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए बोले नहीं, बस काम करती रहें, लुक आफ्टर करती रहें, इंजॉय करवाती रहें, इंटरटेन करती रहें अपने हस्बैंड को, बच्चों को, घर को, ठीक है, लेकिन वो बोले नहीं, अपने राइट्स के लिए बोले नहीं। Thea, on the other hand, is entirely different from Hedda Gabler. She is the one who nurtures Eilert Lovborg and helps him to stand and to make a lofty eminence in the vicinity. तो यहाँ पे थिया जो है वो एक जो इसके अंदर यहाँ पे ये भी बात होगी कि सोसाइटी भी एक रोल प्ले करती है, एक इंसान की अपनी इंस्टिक्ट भी होती है कि अगर विद बाउंड्रीज भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैम आसमा कहती थी सॉरी कहती थी कि जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन लीड्स टू द इन्वेंशन। जितनी बाउंड्रीज में रह के, जितनी रिस्ट्रिक्शंस में रह के आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा इन्वेंशन आप करेंगे। इन्वेंशंस जो होती हैं ना वो नीडेड बेस्ड होती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये तो बहुत पुरानी एक कोट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।
अगर इंसान को एक नेसेसिटी है, इंसान के पास उसकी मजबूरी है, तो वो हर वो काम कर जाएगा जो उसके लिए ज़रूरी होगा, अगर वो उसकी नीयत साफ़ होगी, कुछ करना चाहता होगा। जिस तरह के बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए भी थिया ने अपने लिए एक जो एक्टिविटी थी, क्रिएटिव एक्टिविटी, उसको फाइंड आउट हुआ, जबकि हेडा के पास हेडा को स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ना थी, क्योंकि लवबर्ग इज़ आल्सो पहले ही उसके हैंड्स में था, ठीक है। उसके ऊपर से उसका हस्बैंड जो था टेस्टमैन, वो भी इसमें इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। अगर वो उसको सपोर्ट करती, उसमें टेक पार्ट करती, तो वो एक लीडिंग कैरेक्टर और एक क्या मैं कहती हूँ कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर ही वो एक हीरोइक कैरेक्टर बन सकती थी इन पॉजिटिव वे, अगर वो अपनी जितनी भी एनर्जीज वो नेगेटिव वे में यूज़ करती है। अगर वो आइलेट लवबर्ग या फिर टेस्टमैन के साथ ही सपोर्ट में इन्वॉल्व कर लेती, जिस तरह की थिया ने की। तो ये है कि आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो दूसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना फिर सोसाइटी कुछ कर सकती है, ना आप खुद कुछ कर सकते हैं, जब तक आपकी अपने अंदर हौसला नहीं है, आप खुद से करना नहीं चाहते। हेनरी गिब्सन हैज़ मेड अ कंपैरिजन बिटवीन द टू टू मेक इट क्लियर दैट मैनी टाइप्स ऑफ वुमेन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, नो मैटर इन विच सोसाइटी वी आर लिविंग। ठीक है, बड़ा मजे का पॉइंट है। उसने कहा कि हर सोसाइटी, उसने ये पॉइंट कंपैरिजन किया है थिया और हेडा के अंदर, कि आपको एक सोसाइटी के अंदर या पूरी वर्ल्ड के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीमेंस मिलेंगी जो एग्जिस्ट करती हैं। ये मैटर नहीं है कि सोसाइटी कौन सी जिसमें वो रह रही हैं, सोसाइटी कोई भी हो, अगर आपने सक्सेसफुल होना है या कुछ आपने करना है, तो उसके लिए आपको डिस्टिंक्शन लेने के लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी, अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी है उनको पॉजिटिव वे में यूज़ करना होगा, तभी जाके आप जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को। अगर नहीं करते तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है हेडा's फियर ऑफ स्कैंडल। अब साइकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म की भी बात कर रहे हैं, तो हेडा गैबलर कैन बी रिगार्डेड एज अ फेमिनिस्ट प्ले set in male dominated society. However, at the same time, it is also true that Hedda fears scandals. अगर फेमिनिज्म सोसाइटी, फेमिनिस्टिक सोसाइटी होती तो फियर्स ऑफ स्कैंडल हेडा को बिल्कुल भी नहीं होता। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, इसलिए फियर ऑफ स्कैंडल था। शी वांट्स टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, यट शी इज़ अ कावर्ड। वो चाहती तो थी कि एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ, लेकिन फिर भी वो कावर्ड थी, बुज़दिल थी। पीपल लाइक जज ब्रैक कैन ईजिली ब्लैकमेल हर, यहाँ पे हिम नहीं है, सॉरी मुझसे गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे हर आएगा। शी डज नॉट फेस हिम एंड डज नॉट एक्सेप्ट हर क्राइम, rather she chooses death. She can't live a life which she has to answer each and every person she knows. Fear of scandal is a psychological problem, ठीक है। साइकोलॉजिकली वो, अगर वो साइकोलॉजिकली एस्टेब्लिश्ड होती, बैलेंस्ड होती, तो वो उस फियर ऑफ स्कैंडल को अपने पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकती थी। जो उतने एनर्जीज अपनी पहले ही उसने नेगेटिवली खर्च करती हैं, उनको पॉजिटिव वे में करती, ठीक है। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स काम कर रही होती प्रॉपरली, तो वो इसी स्कैंडल को जो है वो अपने सपोर्ट में भी कर सकती थी। लेकिन उसके अंदर फियर था, उसको था कि वो जितने लोगों को जानती है उसको जवाब दे नहीं होना अपनी बैड रिपुटेशन की वजह से। डेफिनेटली हेडा लिव्स इन अ सोसाइटी दैट बिलोंग्स टू मैन. Women have very less choices. Men can happily enjoy parties and meals, but women are not allowed to do so. अब देखें, वो सब लोग तो पार्टी में चले जाते हैं, पीछे रह जाती है हेडा बोर होने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, विमेन फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। मैन कैन हैव अफेयर बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील। मैंस तो अफेयर रख सकते थे, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, जस्ट दैट ब्रेक ने रखा। Women are not permitted to do any such thing. Hedda becomes a mental patient just because of this reason. अब हर वो काम जो सोसाइटी के अंदर मेंस कर रहे थे वो वीमेंस के लिए अलाउ नहीं था, और इस अपने जो लिबरेशन मेंस को मिली हुई थी उसके लिए वो वीमेंस को यूज़ कर रहे थे, वीमेंस को ब्लैकमेल भी कर रहे थे एवरी पॉइंट। वो तो सारा प्रेशर जो था वो किस पे आया, विमेंस पे। और विमेंस मैंने आपको बताया वो पहले ही फिज़िकली और इमोशनली थोड़ी सी जो होती हैं वो लेस एनर्जेटिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वीमेन, सॉरी मैन, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तब इतना प्रेशर कोई भी वीमेन बर्दाश्त नहीं करती। टू कंक्लूड, देयर इज़ नो denying the fact that Hedda Gabler is among those ladies which have not been given proper rights. Critics have rightly agreed and rightly expressed their opinion that the play Hedda Gabler loudly speaks on the issues of feminism, therefore it must be added in the list of feminist plays. Henry Gibson has manifestly portrayed feministic issues in the play Hedda Gabler while showing that
देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन जेंडर इन आवर सोसाइटी इवन इन अ मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो है वो देखा कि पूरी सोसाइटी जब जितना डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि लाउडली ये चीज़ जितनी भी इसके अंदर इवेंट्स पोर्ट्रे हुए हैं वो बताते हैं कि ये एक फेमिनिस्टिक प्ले है। फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट इट इज़ अ फेमिनिस्टिक प्ले। ठीक है, तो ये कंक्लूजन जो है ये बहुत बेस्ट है और एग्री करना है कि ये एक फेमिनिस्टिक प्ले है। हाँ, एक कोट ये भी ऐड कर दें कि ऑब्जेक्शनेबल है आइदर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर फेमिनिज्म, तो ये दो तलवारें एक नयाम में नहीं रह सकती, लेकिन हेनरी गिब्सन ने ये किया और ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि हैडा इज़ हमने पढ़ा था ना पीछे एक वो मेल एडजस्टेड वीमेन थी और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बोथ क्वालिटीज़ है उसके अंदर, तो वो भी फेमिनिज्म वाला ही क्वेश्चन आएगा कि किस तरह मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो है वो मिलके एक कैरेक्टर को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गई हैं। ठीक है, समझ आ गई है? कोई और क्वेश्चन हैडा हलीमा आज के लेसन से? तो नहीं। अच्छा, इसकी समझ आ गई क्वेश्चन की? जी।